नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एनके क्लासेस में। जैसा कि हम जान रहे हैं कि हम लोग डेली करंट अफेयर पढ़ रहे हैं और आज का जो करंट अफेयर है 12 मार्च 2025। तो सबसे पहला करंट अफेयर जो है वो दिल्ली दुनिया का सबसे प्रदूषित राजधानी बन गई है। आप जरा सोचो, दुनिया का जो भी राजधानी है सबसे प्रदूषित राजधानी बनी है किसके अनुसार? आईक्यू एयर के अनुसार। ठीक है, इंडेक्स क्वालिटी एयर के अनुसार। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि इसके अनुसार हम लोग एग्जाम के लिए क्या क्या टॉपिक महत्वपूर्ण है। उससे पहले हम लोग एमसीक्यू देख लेते हैं कि इससे रिलेटेड एमसीक्यू क्या है। तो भारत वायु में गुणवत्ता सूचकांक जारी करने वाला संस्था कौन सी है? विच ऑर्गेनाइजेशन इशू एयर क्वालिटी इंडेक्स इन इंडिया। तो ये आपका याद रखना सीपीसीबी है। कौन है? सीपीसीबी, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ही जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्शाता है। ठीक है, कि कौन सा शहर का कितना एयर क्वालिटी इंडेक्स है, ये सब दर्शाता है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। ठीक है, पहला ऑप्शन जो है वो सही है। अब इससे रिलेटेड क्या क्या टॉपिक है वो हम लोग थोड़ा पढ़ लेते हैं। सबसे पहला कि भारत के सबसे प्रदूषित शहर पे हम लोग थोड़ा नजर डालेंगे कि क्या क्या है जो भारत का सबसे ज्यादा प्रदूषण वाला शहर है। तो हाल ही में रिपोर्ट के अनुसार भारत के कई शहर दुनिया का सबसे प्रदूषित शहरों में शामिल है। टॉप 5 जो है आपका, पहला में है दिल्ली, दूसरा में है गाजियाबाद, तीसरा में है नोएडा और चौथा में है पटना और पांचवा में है कानपुर। ये पांचों जो है सबसे ज्यादा इन लोग का वहां पे प्रदूषण सबसे ज्यादा होता है। ठीक है ना। चलिए और भी क्या क्या है अभी हम लोग देखते हैं। और एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है? तो सबसे पहला सवाल माथा में उठ रहा होगा दिमाग में कि एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स ये है कि जो वायु मतलब एयर की जो गुणवत्ता मतलब उसकी क्वालिटी को मापने का एक इंडेक्स है। क्या है? एक तरह का, जैसे हम लोग थर्मामीटर से बुखार चेक करते हैं, उसी तरह एयर क्वालिटी का भी एक मशीन है, इंडेक्स है, जो एयर का क्वालिटी को नापता है और जिसे रेटिंग करता है। 0 से 500 के बीच में रेटिंग करता है, रेट करता है कि इसका रेटिंग क्या है। स्केल पर मापा जाता है। जैसे बुखार वाला हम लोग का नापा जाता है 100 डिग्री सेल्सियस रेट किया जाता है ना, कि कितना बुखार चढ़ गया। तो यहाँ पे 0 से 500 के बीच में रेट किया जाता है। तो 0 से अगर 50 है तो बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं, वहाँ का एयर जो है बहुत साफ है। 0 से 50 और 51 से अगर 100 के बीच में है तो संतोषजनक है, मतलब थोड़ा सा संतोषजनक करना पड़ेगा। ठीक है, 101 से 200 है तो मध्यम है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 201 से 300 के बीच में तो बहुत खराब है और आपको मास्क लगा के घूमना पड़ेगा। ठीक है ना। और 301 से 400 के बीच में है तो बहुत खराब हो गया, बीमारी यहाँ पे चलना चालू हो जाता है। और 401 से लेकर 500 प्लस है तो गंभीर है, यहाँ पे क्या है? गंभीर है। तो इस तरह करके रेटिंग किया जाता है, एयर क्वालिटी इंडेक्स को क्या किया जाता है? रेटिंग किया जाता है। ठीक है ना, तो ये याद रखना है आपको। चलिए, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जैसे अभी हम लोग आंसर में देखे थे सीपीसीबी था। ठीक है ना। तो सीपीसीबी जो है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड 1974 में स्थापित किया गया था। कब किया गया था? 1974 में। इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, कब स्थापित किया गया था? 1974 में। जो पर्यावरण और जल प्रदूषण पर नजर रखता है, दो चीज पे नजर रखता है, एक इन्वायरमेंट और वाटर पॉल्यूशन पे नजर रखता है। ठीक है, सीपीसीबी याद रखने का महत्वपूर्ण। अब इससे जो टॉपिक है उससे रिलेटेड महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? सबसे स्वच्छ शहर हमारा इंदौर है। कौन सा है? इंदौर है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में इन्हें अवार्ड भी मिला गया है। तो ये चीज याद रखेंगे कि सबसे स्वच्छ शहर जो है वो इंदौर है। और एयर क्वालिटी इंडेक्स मापने वाली संस्था कौन है? सीपीसीबी है। कौन एयर क्वालिटी एक्यूआई को नापता है? सीपीसीबी। और प्रमुख प्रदूषक कौन है? देखो, पीएम 2.5, PM10, CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड, SO2 सल्फर ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड। इसे याद रखने का ट्रिक क्या है कि एक क्विक इंडिकेटर, एयर क्वालिटी इंडेक्स को हम लोग कैसे याद करेंगे? ये इंडिकेटर है जो हमें संदेश देता है ना। चलिए, ट्रिक भी बता दिए साथ में।
जितने भी टॉपिक है सभी टॉपिक में लगभग मैं ट्रिक बताते चलूंगा ताकि आप लोग याद रखना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। दूसरा जो न्यूज है, चुनाव आयोग का पारदर्शिता पर सवाल उठा है। मतलब जो ट्रांसपेरेंसी है उस पर क्या उठ गया है, सवाल उठ गया है। जैसे ट्रांसपेरेंसी कहने का मतलब जो, जैसे एक पति पत्नी के बीच में जो ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, हर बात एक दूसरे को जानना चाहिए, उसी तरह में क्या हुआ है कि चुनाव आयोग की पारदर्शिता पर सवाल उठा है। ठीक है ना। तो चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों को चुनावी प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए सुझाव देने के लिए आमंत्रित किया है ना। चलिए हम लोग इससे रिलेटेड क्या क्या टर्म आता है, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं एमसीक्यू। भारत में चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी? व्हेन वाज द इलेक्शन कमीशन स्टेब्लिश्ड इन इंडिया? तो आपका कब हुई थी? 1950 में। कब हुई थी? 1950 में। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग इससे रिलेटेड जो भी टॉपिक है ये हम लोग को पढ़ना ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है क्या करती है क्या? तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो यह एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, जो संविधान के अनुच्छेद 324, ये याद रखना जरूरी है, 324 के तहत लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चुनाव का संचालन करती है। बेसिकली ये चुनाव ही करती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। आपके क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या करती है? तो चुनाव करती है। कौन सा इसका आर्टिकल है? तो 324 आर्टिकल है। और किसका किसका चुनाव करती है? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, ये सब का चुनाव करवाती है। स्थापना कब हुआ था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का? 25 जनवरी 1950 को हुआ था। इस दिन को राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी कहते हैं। 25 जनवरी 1950 को हम लोग इस दिन को राष्ट्रीय, तो अब इम्पोर्टेंट डेज में भी ये याद रखेंगे, 25 जनवरी 1950 को क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो चलिए इसका मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में। संरचना कौन करता है? मुख्य चुनाव आयुक्त, सीईसी। ठीक है, और अन्य दो चुनाव आयुक्त कौन कौन है? सीईसी और वे। ठीक है ना। तो चलिए हम लोग और भी देखते हैं, और भी इससे रिलेटेड क्या है। ईवीएम थोड़ा जानते हैं, थोड़ा ईवीएम के बारे। ईवीएम किसको बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। फुल फॉर्म डायरेक्टली आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो पारदर्शी चुनाव की नींव। ठीक है, ईवीएम जो है वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, इसका क्या है? पारदर्शी चुनाव की नींव है। चलिए ईवीएम के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। पहली बार ईवीएम जो है 1982 में आया था। वो केरल विधानसभा में प्रयोग हुआ था। कहाँ हुआ था? केरल का विधानसभा में का चुनाव में प्रयोग हुआ था। तो ये क्वेश्चन आपका बन सकता है कि केरल के विधानसभा में प्रयोग हुआ था। 1999 से पूरे भारत का इस्तेमाल होना शुरू हो गया था। तो 1999 में पूरे भारत में इस्तेमाल होना चालू कर दिया। वीवीपैट क्या है? वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल। वीवीपैट क्या होता है कि आपको एक पेपर दिया जाएगा, उस पर वोट किया जाता है, किसको कर रहे हैं उसको वीवीपैट बोलते हैं। ठीक है, 2013 में जोड़ा गया जिससे वोटर अपनी वोटिंग को वेरीफाई कर सकता है। आप लोग जब वोट देते हैं, कभी गौर करिएगा, जब वोट देते हैं तो जब जैसे आप बटन दबाते हैं तो उस जगह से एक, जिसको वोट दिए रहते हैं वहां से एक कागज गिरता है ना। तो उसी कागज, उसी को हम लोग वीवीपैट बोलते हैं। ईवीएम में टेम्परिंग असंभव होती है। क्या होती है? टेम्परिंग असंभव होती है। मतलब यहाँ पे कोई किसी तरह से छेड़खानी नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं होती है। कि कोई भी चीज़ अगर इंटरनेट से कनेक्टेड तभी तो हैक वगैरह किया जा सकता है, और ये इंटरनेट से कनेक्ट ही नहीं है तो हैक हैक का कोई सवाल नहीं उठता है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, टेम्परिंग नहीं हो सकती, किसी तरह से कोई गड़बड़ी नहीं हो सकती है। चुनावी सुधार क्या क्या कर सकते हैं? इलेक्टोरल रिफॉर्म्स क्या है देखते हैं। नोटा है एक ऑप्शन। आप जब भी वोट देते हो तो उस ऑप्शन में सबसे नीचे एक नोटा लिखा हुआ रहता है, नन ऑफ द अबव। मतलब इन 2013 में लागू किया गया था। इसको कब लागू किया गया था? नोटा को 2013 में, जिससे मतदाता किसी भी उम्मीदवार को वोट ना देने का विकल्प चुन सकता है। मतलब मान लो कि आपके जितना ऊपर जितने कैंडिडेट खड़े हैं, हमको कोई पसंद नहीं आ रहा, तो आप नोटा पे बटन दबा के आगे निकल सकते हैं, है ना। ठीक है, तो ऑनलाइन वोटर आईडी रजिस्ट्रेशन। अब वोटर आईडी बनवाना और अपडेट कराना आसान हो गया है, सब ऑनलाइन प्रक्रिया से। एक राष्ट्र एक चुनाव अब आने वाला है, वन नेशन वन इलेक्शन। केंद्र और राज्य चुनाव एक साथ कराने का प्रस्ताव रखा गया है। ठीक है,
अब वोटर टर्नआउट बढ़ाने के उपाय, जागरूकता अभियान, डिजिटल वोटर स्लिप आदि, ये सब है वोटर का टर्नआउट बढ़ाने का। अब इसके याद रखने का ट्रिक क्या है जी? ई से इलेक्शन, सी से कंट्रोल, आई से इंडिया, तो ईवीएम इजी वोटिंग मशीन, ये ट्रिक याद रखना है आप लोग को। ठीक है, तो चलिए हम लोग और भी देखते हैं, और भी तथ्य क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका WHO की स्वास्थ्य कंपेरिजन एंड प्राइमरी हेल्थ केयर, WHO की स्वास्थ्य रिपोर्ट आया है कंपेरिजन एंड प्राइमरी हेल्थ केयर। WHO ने स्वास्थ्य सेवाओं के करुणा को बढ़ावा देने के लिए आवश्यकता का बल दिया है। तो न्यूज़ में यही है कि जो भी स्वास्थ्य है उस पर बल देने के लिए WHO ने बढ़ावा दिया है। ठीक है ना, तो चलिए हम लोग इसके बारे में जान जाते हैं कि WHO है क्या थोड़ा सा। उससे पहले हमको क्या कर लेते हैं, MCQ कर लेते हैं कि WHO का मुख्यालय कहाँ है, हेडक्वार्टर कहाँ पे है, कहाँ लोकेट करता है? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में, याद रखना है आपको, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। क्वेश्चन जो बनने का है उसे मैं करा देता हूँ, एक क्वेश्चन कम से कम, और फिर थ्योरी। तो चलिए WHO के बारे में थोड़ा जानते हैं कि WHO है क्या। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन जो है कि एक विशेष एजेंसी है जो स्वास्थ्य से जुड़ी वैश्विक नीतियां बनाती है ना, जो स्वास्थ्य से जुड़ी विश्व में नीति बनाती है, मतलब पॉलिसी बनाती है, और बीमारियों को रोकथाम का काम करती है कि किसी तरह से बीमारी आए तो उसको रोकने का भी उपाय करती है। तो मुख्य कार्य इसका क्या है कि महामारियों से निगरानी रखना, ठीक है, जैसे कोविड-19 आया था, मलेरिया, ये सब बीमारी से निगरानी रखता है। टीकाकरण कार्यक्रम, जैसे पोलियो उन्मूलन कराना, टीकाकरण वगैरह करवाना, ये जितना भी हम लोग का टीकाकरण होता है सारे WHO ही कराते हैं। ठीक है, तो स्वास्थ्य दिशा निर्देश और रिसर्च के, स्वास्थ्य के बारे डायरेक्शन देना, निर्देश देना, रिसर्च करना, ये सब काम उसका है। किसका है? WHO का। सदस्य देशों के तकनीक सहायता करना। ठीक है, तो चलिए कुछ इस पे इम्पोर्टेंट बात देख लेते हैं जो हमारे एग्जाम में काम आएगा। कि स्थापना कब हुआ था? 7 अप्रैल 1948 को, 7 अप्रैल 1948 को विश्व स्वास्थ्य दिवस। अब इस डेट को 7 अप्रैल को, 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है जी? वर्ल्ड हेल्थ डे। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस। मुख्यालय क्या है? जिनेवा स्विट्जरलैंड है। वर्तमान प्रमुख क्या है? किस जगह पे हुआ? टेड्रोस अधानोम घेब्रियस में। सदस्य इसके WHO में कितने सदस्य हैं अभी फिलहाल? 194 सदस्य हैं। इसका याद रखने का ट्रिक क्या है ये भी थोड़ा देख लो। WHO का फुल फॉर्म याद रखने का ट्रिक है आपका वर्ल्ड में हेल्थ की ऑर्गेनाइजेशन। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड में हेल्थ की ऑर्गेनाइजेशन, तो ये ट्रिक है। तो चलिए और हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है। 50 साल पहले 12 मार्च 1975 को ब्रिटिश कपास निर्यात और औद्योगिकरण हुआ था। ये डेट याद रखना है। 50 साल पहले 12 मार्च को, आज ही का डेट में क्या हुआ था? ब्रिटिश जो है कपास, कॉटन का निर्यात, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जो है ना, औद्योगिकरण करना चालू किया था। तो ब्रिटिश से रूस को कपास निर्यात और औद्योगिक क्रांति और वैश्विक व्यापार नीति का उदाहरण है। तो चलिए हम लोग थोड़ा इसके बारे में देख लेते हैं कि इसका हिस्ट्री थोड़ा समझ लेते हैं। उससे पहले हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं। क्या क्वेश्चन करते हैं? विच मेजर इंडस्ट्री वाज अफेक्टेड इन इंडिया ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। तो सबसे ज़्यादा किसके प्रभाव हुआ था, प्रभावित हुआ था इंडिया में? तो वो है कपड़ा उद्योग को। किस कंपनी पे? कपड़ा उद्योग पे प्रभाव हुआ था, टेक्सटाइल इंडस्ट्री। चलिए हम लोग नेक्स्ट इसके बारे में थोड़ा जानते हैं कि कपड़ा उद्योग ये वाला। चलिए ये कपड़ा उद्योग, ये आप लोग क्या करना कि इसे आप होमवर्क के रूप में आप कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा इसके बारे में। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट। तो यहाँ पे क्या याद रखना है आपको कि ब्रिटिश के समय में जो इंडस्ट्री था वो कौन सा इंडस्ट्री था? टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ठीक है, और ये डेट याद रखना है 12 मार्च 1975 को निर्यात होना चालू हुआ था, यानी कि इंपोर्ट होना चालू हुआ था। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज़ हम लोग देखते हैं। कर्नाटक में होम स्टे और रिसोर्ट के लिए परमिट अनिवार्य है। मतलब कर्नाटक सरकार ने पर्यटन स्थलों पर होम स्टे और रिसोर्ट के लिए परमिट का अनिवार्य किया। मतलब कोई आदमी अगर कहीं घूमने जा रहा है तो उसके लिए भी परमिट देना जरूरी होगा कि आप यहाँ रह रहे हैं, तो उसके लिए
आपको परमिशन देना पड़ेगा, उसके लिए कुछ बनता है। तो चलिए, भारत के पर्यटन नीति का किस स्तर पर नियंत्रित किया जाता है? चलिए सवाल जो है हु रेगुलेट्स टूरिज्म पॉलिसी इन इंडिया, कौन रेगुलेट करता है? तो आंसर होगा राज्य सरकार। क्या होगा? राज्य सरकार। केंद्र सरकार नहीं करती, पंचायत सरकार भी नहीं करती है, पंचायत स्तर पर भी नहीं होती है, और नगर पालिका भी नहीं करती है। तो कौन करती है? स्टेट गवर्नमेंट। तो चलिए हम लोग इसके बारे में थोड़ा जानते हैं कि टूरिज्म पॉलिसी ऑफ इंडिया। तो राष्ट्रीय पर्यटन नीति, टूरिज्म पॉलिसी ऑफ इंडिया कब आया था आपका? 2002 में लागू की गई थी। कब की गई थी लागू? जिसे 2022 में अपडेट किया गया है। 2022 में अपडेट किया गया है। उद्देश्य क्या था कि पर्यटनों को बढ़ावा देकर आर्थिक विकास करना है। मतलब जो भी घूमने का जो जगह है उसको बढ़ावा देगा, ताकि इनकम का स्रोत बनाया जा सके। जैसे आर्थिक विकास में क्या क्या आएगा? रोजगार आएगा, सांस्कृतिक विरासत और संरक्षित करना, ये सब चीज आएगा। रोजगार, सांस्कृतिक और रिलेटेड चीजों को विकास करना है ना। इसके लिए क्या क्या महत्वपूर्ण पहल हो सकते हैं, स्टेप, क्या क्या स्टेप लिया जा सकता है? स्वदेश दर्शन योजना, थीम इसका क्या है? आधारित पर्यटन सर्किट, रामायण सर्किट, बुद्धिस्ट सर्किट, ये सब हमें दिखाया जाता है उस जगह पे, है ना। प्रसाद योजना, धार्मिक स्थलों का विकास इसमें होता है प्रसाद योजना में। थोड़ा ये आप लोग हमको कमेंट में बताइएगा कि प्रसाद योजना क्या है। देखो अपना देश अभियान, घरेलू पर्यटन का प्रोत्साहित करने के लिए, ठीक है। पर्यटन से जुड़े नियम और संस्थान, तो ये सब महत्वपूर्ण चीज है जो आपको जानना जरूरी है, ठीक है। तो भारतीय पर्यटन मंत्रालय पर्यटन और नियंत्रित जो भारतीय पर्यटन मंत्रालय है वो क्या करता है? पर्यटन को नियंत्रित और बढ़ावा देने का मुख्य निकाय करता है, ठीक है। चलिए, अब एक यहाँ पे टर्म आता है UNWTO, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मानकों को नियंत्रित करता है, ठीक है। पर्यटन से जुड़े नियम बनाता है। क्या करता है ये? UNWTO पर्यटन से जुड़े, टूरिज्म से जुड़े नियम बनाता है। विदेशी पर्यटकों के लिए ई वीजा सुविधा बनाता है। जो विदेश से लोग आते हैं उसको ई वीजा कहते हैं, है ना। जैसे इको टूरिज्म हो गया, पर्यावरण संरक्षण नियम, अवैध पर्यटन गतिविधि पर रोक लगाता है। तो इसे, इसका ट्रिक हम लोग को कैसे याद रखना है? भारत की सुंदरता पर्यटन की पूंजी, भारत की सुंदरता पर्यटन की पूंजी। चलिए हम लोग इससे हम लोग, ताकि क्या हो जाएगा, पूरा याद हो जाएगा। इसका सुंदरता भी आ गया आपका, और ये पर्यटन की पूंजी भी आ गया, है ना। तो कैसे सुंदरता कैसे बोले? पर्यटन को बढ़ावा देकर सुंदरता हो गया, और आर्थिक के लिए हमारा क्या हो गया? पर्यटन की पूंजी हो गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट करते हैं, पर्यटन प्रबंध में राज्य सरकारों की भूमिका। अब तो स्टेट गवर्नमेंट का क्या टूरिज्म में क्या रोल रहता है वो हम लोग देखते हैं। सवाल तो वही किए थे कि कौन सा गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज ये रूल करते हैं। हमारा पहला सवाल ये था ना, भारत में पर्यटन संविधान को समावर्ती सूची में आता है, ठीक है ना। इसलिए राज्य और केंद्र सरकार दोनों मिलकर, कल ही हम लोग डिस्कस किए थे, कंकरेंट वाले, कंकरेंट लिस्ट में आता है। किस लिस्ट में आता है? तो जो पर्यटन है वो दोनों के लिए आता है, राज्य और केंद्र सरकार दोनों मिलकर इसे नियंत्रित करती है। राज्य सरकार अपने क्षेत्र का पर्यटन नीति बनाती है, पर्यटक स्थलों को विकास, रखवाव और प्रचार का कार्य करती है। पर्यटन पुलिस तैनात कर पर्यटकों को सुरक्षा सुनिश्चित करती है। स्थानीय रोजगार को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन से जुड़े उद्योगों को सहायक देती है, ठीक है ना। जो स्थानीय वहाँ के लोग हैं उसको बढ़ावा देने के लिए उद्योगों से सहायता देती है। मुख्य पहल और योजनाएं क्या है? राज्य पर्यटन बोर्ड, हर राज्य में अलग अलग पर्यटन बोर्ड होते हैं। जैसे राजस्थान पर्यटन, मतलब सबका अपना अपना बोर्ड होता है, ठीक है। हर राज्य का अपना अपना बोर्ड होता है, ठीक है। महोत्सव और उत्सव बनाया जाता है, जैसे कुंभ मेला उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है, जो हाल ही में खत्म हुआ है अभी। पुष्कर मेला जो राजस्थान में मनाया जाता है, फेमस वाले। हॉर्निबल फेस्टिवल जो नागालैंड में मनाया जाता है, आदि से पर्यटन को बढ़ावा देते हैं। ये सब क्या होता है? पर्यटन को ही बढ़ावा देते हैं, इन्वायरमेंट टूरिज्म को ही बढ़ावा देते हैं। कुंभ मेला में देखो पूरा देश के लोग घूमने गए थे वहाँ पे, तो वो टूरिज्म। आप कोई आदमी वहाँ पे कुंभ मेला में दातुन बेच के 1 करोड़पति बन गया, तो उसका आर्थिक विकास हुआ ना वहाँ के लोगों का। तो ये हेरिटेज और इको टूरिज्म, ऐतिहासिक धरोहर और प्राकृतिक स्थलों को संरक्षण एवं प्रचार करता है ना, हेरिटेज और इको टूरिज्म।
स्वदेश दर्शन योजना, केंद्र सरकार के सहयोग में थीम बेस्ड पर्यटन सर्किट का विकास किया जाता है। ठीक है, तो ये सब थोड़ा कुछ पॉइंट है जो आपको याद रखना है। राज्य की संस्कृति, ट्रिक कैसे है, राज्य की संस्कृति पर्यटन की समृद्धि। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं। नेक्स्ट, यूरोप में हाई अलर्ट विंड टर्बाइंस हुआ है। ठीक है, जो हवा के बारे में टरबाइन, जो विंड टरबाइन जिससे इलेक्ट्रिसिटी वगैरह निकलता है ना, तो फ्रांस में ऊंचाई पर ऊर्जा उत्पादन के लिए नई तकनीक विकसित की गई है। ठीक है, एनर्जी के लिए नया तकनीक यूरोप, फ्रांस के फ्रांस यूरोप के अंदर आता है। ठीक है, तो नया ऊर्जा का उत्पादन उस जगह पे हुआ है। तो जरा हम लोग इसको भारत के नज़रिए से देखते हैं कि इसमें पढ़ना क्या है, और सबसे पहले क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या, भारत का सबसे अधिक पवन ऊर्जा उत्पादन किस राज्य में होती है? तो सबसे ज़्यादा किस राज्य में होती है? तमिलनाडु में। किस में होती है? तमिलनाडु में। ये चीज़ याद रखना। विच इंडियन स्टेट प्रोड्यूस द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी, विंड एनर्जी? तो वो मेरा तमिलनाडु में। कहाँ पे होता है? तमिलनाडु में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनटीपीसी में डायरेक्टली आपको सवाल बन सकते हैं हिंदी में। चलिए, तो इसके बारे में थोड़ा हम लोग जानते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, है ना, का सोर्सेस। तो सबसे पहला क्या, रिन्यूएबल एनर्जी जो होता है वो इको फ्रेंडली होता है, पर्यावरण के लिए अनुकूल होता है। क्या होता है? कोई प्रदूषण नहीं, ग्रीन एनर्जी इसको बोल सकते हैं हम लोग। क्या बोल सकते हैं इसे? ग्रीन एनर्जी। अनलिमिटेड सप्लाई रहता है, इसका असीमित स्रोत हो रहता है, मतलब इसका कोई, अब मान लो हवा, हवा कभी खत्म होगा क्या? नहीं होगा। सौर, जैसे सूरज वाले, पवन वाले, जल वाले, ये सब अनलिमिटेड है, ये सब कभी खत्म नहीं होता है। ये इसका इम्पोर्टेंस है रिन्यूएबल एनर्जी। ये याद रखना है आपको। रिन्यूएबल एनर्जी का इको फ्रेंडली होता है, कोई तरह से हानिकारक नहीं, प्रदूषण नहीं, ग्रीन एनर्जी है। कॉस्ट इफेक्टिव है, लंबे समय तक चलता है और सस्ता रहता है। क्या होता है? सस्ता होता है। पारंपरिक ऊर्जा की तुलना में सस्ता, जो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं उसके नज़रिए से सस्ता। एनर्जी सिक्योरिटी, ऊर्जा सुरक्षा रहता है। भारत में ऊर्जा के लिए आयात पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है, दूसरे पे निर्भर नहीं रहना पड़ता है। तो ये जॉब, इसमें और भी क्या बेनिफिट है कि जॉब क्रिएशन होगा, रोजगार में नए अवसर मिलेंगे, है ना। तो रिन्यूएबल एनर्जी का जो सोर्स है लाखों नौकरियां उपलब्ध करवा रही है। कैसे? कि जब विंड एनर्जी वहाँ पे, तो लोग काम करेंगे, सूर्य सोलर प्लेट में वहाँ पे काम करेंगे, जल जल वाले विभाग में काम करेंगे, तो लोगों को नौकरी का क्या जॉब क्रिएशन हो रहा है ना, अवसर मिल रहा है। तो ये है आपका। अब थोड़ा विंड एनर्जी प्रोजेक्ट देख लेते हैं कि भारत में विंड एनर्जी प्रोजेक्ट इन इंडिया क्या क्या है। भारत विश्व में चौथा सबसे बड़ा पवन उत्पादक है। पहला क्वेश्चन तो यहीं से बन जाएगा कि सबसे विश्व में सबसे चौथा नंबर में आता है भारत, जो विंड एनर्जी को सप्लाई करता है। ठीक है ना। तो सबसे बड़े पवन ऊर्जा का उत्पादक राज्य है कौन है? सबसे पहले तमिलनाडु, जो मुंद्रा और कायथार पवन फार्म है, वहाँ पे जगह है तमिलनाडु में, मुंद्रा और कायथार। ठीक है, अब डायरेक्ट ये जगह ही आ जाएगा और बोलेगा ये जगह कहाँ पे है। तो अगर याद रहे तो करंट अफेयर अगर हमसे पढ़ रहे हैं तो आपको याद रहेगा तमिलनाडु, और तो तमिलनाडु में पाया जाता है। तो ये चीज़ है। गुजरात, कच्छ और सौराष्ट्र क्षेत्र में है, गुजरात भी है, कम नहीं है गुजरात भी। महाराष्ट्र, सतारा, धुले और नासिक में है। राजस्थान, जैसलमेर और बाड़मेर क्षेत्र में है। आंध्र प्रदेश, अनंतपुर और क्रम्पा पे है। ठीक है, तो ये सब जो है प्रमुख जगह है जहाँ पे क्या पवन एनर्जी या विंड एनर्जी, हवा वाला पवन एनर्जी पाया जाता है। सबसे सबसे बड़ी पवन ऊर्जा परियोजना कहाँ है? ठीक है, तो मुपंडल विंड फार्म जो तमिलनाडु में है, सबसे बड़ा कौन है? तमिलनाडु। ऐसे क्वेश्चन अभी हम लोग किए हैं। एशिया का सबसे बड़ी पवन ऊर्जा परियोजना है वो। ठीक है, तो राष्ट्रीय पवन सौर हाइब्रिड नीति सौर और पवन का ऊर्जा संयोजन करता है। ठीक है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस एक ISA बना हुआ है। कब बना हुआ है? 2015 में भारत द्वारा शुरू किया गया था इंटरनेशनल सोलर अलायंस। मतलब जितना भी सोलर का है उसको सबको एक जगह पे लोग रह के सोलर से रिलेटेड सारा काम करते हैं। फास्टर एडोप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल, फेम, जो हम लोग कल इसके बारे में, फेम के बारे में अच्छा तरह से पढ़े हैं। जो नहीं देखे हैं कल की वीडियो, वो पहले फेम के बारे में जाके पढ़ें। उस वीडियो में हमने सारा कुछ फेम के बारे
बताया है, ठीक है, अनुच्छेद वगैरह सब कुछ बताया है। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि भारत में घरेलू ऋण और इसका प्रभाव। भारत में क्या हो रहा है आजकल, जो घरेलू ऋण लोन के चक्कर में बहुत दिक्कत हो रहा है। रिपोर्ट के अनुसार भारत में घरेलू ऋण तेजी से बढ़ रहा है। लोन जो है घरेलू, जो लोग सब कोई लोने लेना चाह रहा है आजकल, देखते हैं ना, कंपनी, प्राइवेट कंपनी आ रहे हैं गाँव पर और लोन बांट रहे हैं। तो उन लोगों को पता नहीं चलता है, वो बहुत परसेंटेज में लोन दे देते हैं। तो कृपया लोन लेने से बचें, आप लोग को मैं अपने तरफ से सलाह दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग इसके बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, और ये सबसे पहला क्वेश्चन है, हु रेगुलेट्स मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया। भारत में मौद्रिक नीति को कौन नियंत्रित करता है, तो वो कौन करता है, आरबीआई करता है। अच्छा, वित्त मंत्रालय क्या करता है, ये आप हमें बताइएगा। नीति आयोग क्या करता है, ये हमने हाल ही में डिस्कस किया है, तो वो बताइएगा। और सेबी क्या करता है, ये हमें बताइएगा कमेंट में, ठीक है ना। अभी ये और ये हम लोग हाल ही में डिस्कस किया, वित्त मंत्रालय क्या करता है और नीति आयोग क्या करता है, ये हम बताए हैं सेबी वाले। चलो ये मैं बता देता हूँ, अगर आप मेरे पीछे के वीडियो पढ़े होंगे तो ये वित्त मंत्रालय के बारे में भी देखे होंगे कि क्या करता है। सेबी जो होता है ये शेयर मार्केट से रिलेटेड है, और ये शेयर मार्केट में जो भी घपला वगैरह होता है उसके देख रेख करता है, डीमेट अकाउंट से रिलेटेड। तो इसके विषय में भी हम लोग एक वीडियो बना देंगे, पूरी सीरीज रहेंगे, ठीक है। तो ध्यान से पढ़िएगा। आप लोग को, आप अगर अपने स्तर से अच्छा से पढ़ना है तो अपने स्तर से भी चेक करिएगा, ठीक है। तो इसका आंसर जो है वो आरबीआई होगा, जो मॉनेटरी पॉलिसी, मुद्रा के बारे कौन देखता है, आपका आरबीआई देखता है। तो चलिए हम लोग कुछ बातें हैं, जो रोल ऑफ बैंक इन इंडियन इकोनॉमी, भारत की अर्थव्यवस्था में बैंकों की क्या भूमिका है, ठीक है। इकोनॉमी में बैंक की क्या भूमिका है, तो सबसे पहला भूमिका जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ होता है। क्या होता है, बैंक से लोन लेकर उद्योग और बिजनेस बढ़ते हैं। जैसे बैंक बहुत सस्ता में लोन देती है, इससे क्या होता है, इंडस्ट्री और बिजनेस बहुत अच्छे से बढ़ते हैं, तो बैंक से लोन लेते हैं। दूसरा फाइनेंशियल इंक्लूजन होता है, वित्तीय समावेशन होता है। जन धन योजना जैसी योजनाओं से हर नागरिक बैंकिंग सेवा से जुड़ता है ना। तो जनधन योजना में क्या हो रहा है, ये आप हमें बताइएगा कमेंट में, जनधन योजना क्या है, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, इससे क्या हो रहा है, लोगों को रोजगार मिल रहा है। बैंकिंग सेक्टर में लाखों लोग रोजगार देते हैं, जैसे अभी सीएसपी वगैरह खुल रहा है, सीएसपी वगैरह खुल रहा है ना, तो बैंकिंग सेक्टर में रोजगार आदमी को मिल रहा है, प्राइवेट आदमी भी काम कर सकते हैं। डिजिटल इकोनॉमी हो रहा है, तो जैसे यूपीआई, एनईएफटी, इसके बारे में भी हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, देख लीजिएगा। कैशलेस ट्रांजैक्शन का बढ़ावा, जैसे ये कार्ड वगैरह है ना। तो ये बैंक का रोल है। इन्फ्लेशन कंट्रोल, बैंक भी क्या करता है, महंगाई को कंट्रोल होने से बचाता है। बैंकों द्वारा दी गई कर्ज और ब्याज दरों के सीधी असर महंगाई पर पड़ता है। अगर अगर देखो, बैंक अगर अगर समझो कैसे असर पड़ता है, समझा देते हैं। बैंक अगर लोन कम कर देगा, लोन लोन का परसेंटेज अगर घटा देता है, तो क्या होगा, लोग लोग बहुत ज़्यादा लोन लेंगे और खर्च ज़्यादा करेंगे, तो इससे क्या होगा, महंगाई क्या होगा, बढ़ेगा, है ना। लोन घटाएगा तो महंगाई बढ़ेगा, और अगर इसी को कंट्रोल करने करेगा तो क्या करेगा, वो लोन का परसेंटेज को बढ़ा देगा। जैसे अभी हम लोग पढ़ेंगे रेपो रेट, ये सब देखते हैं, ठीक है ना। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा। मॉनेटरी पॉलिसी में क्या क्या टर्म आता है वो हम लोग देख लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति, मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ आरबीआई। तो मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य है मुद्रास्फीति में नियंत्रण करना, मतलब मॉनेटरी पैसे से रिलेटेड में देख रेख करना, आर्थिक स्थिरता बनाना और विकास का बढ़ावा देना, ये काम है जो आरबीआई करती है। इस नीति को कौन नियंत्रण करती है, आरबीआई। इसका जो की टूल्स है मॉनेटरी पॉलिसी का, क्या है, सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो, कुछ टूल्स है, थोड़ा देख लेंगे। बैंक को अपने कुल जमा में कुछ हिस्सा आरबीआई के पास रखना पड़ता है। जैसे कि मान लो कि बैंक, अब कुछ हिस्सा क्या, 4% रखना पड़ता है। कितने परसेंट, 4%। अगर 100% बैंक जमा करता है तो 4% आपका वो पैसा आरबीआई में, ताकि किसी तरह से अगर फ्रॉड हो तो वही 4% में आरबीआई वो क्या बोलते हैं, मनी सप्लाई में एडजस्ट कर सकेगी, ठीक है। एक होता है एसएलआर, हम छोटे भाषा में बता रहे हैं अभी,
स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, बैंक को अपनी कुल जमा राशि का एक निश्चित प्रतिशत सरकारी बॉन्ड या नगदी में रखना होता है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे तो CRR हो गया कि बैंक को 4% देना पड़ता है, वो बढ़ता करता रहता है। और SLR जो हो गया, इसको भी पैसा ही बैंक को ही रखना है अपने में। वो क्या रखेगा, किसमें, सरकारी बॉन्ड के रूप में और नकदी में रखना होता है। SLR में भी कुछ पैसा स्टोर करके रखना पड़ता है, उसके बाद आप जो बचेगा वो आप लोन में लगा सकते हैं। तो रेपो रेट, रेपो रेट किसे बोलते हैं, वह दर या दर है जिस पर RBI बैंकों को लोन देता है। मतलब RBI बैंक को जो लोन देता है, उस लोन का प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, रेपो रेट बोलते हैं। कितना परसेंटेज में दे रहा है उस रेट को हम लोग रेपो रेट बोलते हैं। रिवर्स रेपो रेट, वही दर जिस पर बैंक RBI को अपनी अतिरिक्त नकदी जमा कराते हैं, ठीक है ना। तो रिवर्स रेपो रेट हो गया। चलिए, ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या हो गया, RBI बाजार से सरकारी बॉन्ड खरीदता है या बेचता है। मतलब बाजार से RBI क्या करेगा, सरकारी बॉन्ड को खरीद लेगा और फिर उसको बेचेगा। तो इससे क्या होगा, जब RBI खरीदेगा तो मनी सप्लाई में कम करने का कोशिश करेगा, ठीक है। RBI के मौद्रिक नीति MPC हर 2 महीने में बैठक करके नीतिगत फैसले लिए जाते हैं। हर 2-2 महीने में, कितने महीने में, MPC कमेटी जो बैठता है वो कब बैठता है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, और हर 2 महीने में एक बार बैठा जाता है। याद रखने का ट्रिक क्या है, RBI की नीति सही तो अर्थव्यवस्था रहेगी माही, ठीक है। चलिए हम लोग, और हम लोग एक आज का जो हमारा करंट अफेयर था, बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर था, इकोनॉमी से रिलेटेड, हिस्ट्री से रिलेटेड। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट, आप हमको हमें बताइएगा कि हमारी कौन सी पार्ट आपको बहुत अच्छी लगी है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि पढ़ाने का जो अंदाज है वो कैसा है। तो चलिए आज के लिए हम लोग इतने ही रखते हैं। तो जाते जाते वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक यू, धन्यवाद।